आइए आज हम देखते हैं कि वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था रही है। वहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण करने की विधियाँ थी वो गुरुकुल में किस प्रकार स्थित थीं। यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की जाती थीं और यहाँ पे जो है रहने पे किस प्रकार के ज्ञान संस्कार का वर्णन होता था। विद्यार्थी अक्सर गुरुकुल में रहकर किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखते हैं। जैसे कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुरुकुल माना जाता रहा है वैदिक काल के अंतर्गत। यहाँ पे वैदिक काल में ही शिक्षा का जो स्तर रहा वो गुरुकुल के ही अनुरूप हमको देखने के लिए मिला। गुरु जो होते थे वो विद्यार्थियों को ज्ञान और संस्कार देते थे, जो कि ज्ञान तो उनकी शिक्षण विधियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता था और उसके साथ साथ संस्कार भी उनको दिए जाते थे, जिससे वे अपने से बड़ों का आदर सत्कार सम्मान करना, उनसे उचित वार्तालाप करना, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको सिखाया जाता था। आगे हमको देखने के लिए मिलता है इसमें कि यहाँ पे वेद, उपनिषद, व्याकरण और दर्शन की शिक्षा दी जाया करती थी। वेदों के बारे में इनको उच्चारण करवाए जाते थे। वेद में उल्लेखित चीज़ों को इनको समझाया जाता था कि किस प्रकार से वे हमारे लिए आवश्यक हैं। उपनिषदों का भी प्रयोग यहाँ पे इन लोगों से करवाया जाता था। उसका वाद प्रतिवाद होता था छात्रों के द्वारा। यहाँ उनको अच्छे तरीके से उनके बारे में बढ़िया से समझा के उन्हें पारंगत किया जाता था। व्याकरण भी उनके लिए अनिवार्य था। व्याकरण के माध्यम से शब्दवर्तनी जैसे चीज़ों को समझा जाता था और रस, छंद, अलंकार ऐसे कई प्रकार की चीज़ों का उसमें वर्णन देखने के लिए मिलता है। दर्शन शास्त्र भी इनको दिया जा रहा था। आगे यहाँ पे इन्हें शास्त्र एवं अस्त्र विद्या का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय में सशस्त्र जो थे यानी ज्ञान जो होता था ये तो मिलता ही था, फिर अस्त्र विद्या इसका भी प्रशिक्षण था। जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को सभी प्रकार के अस्त्रों में पारंगत किया करते थे। उस समय सबसे प्रचलित धनुष बाण, भाला, गदा युद्ध और तलवार इन सबको प्रमुख माना जाता था। तो इन सभी विद्याओं में इन्हें निपुण बनाया जाता था। आगे हम देखते हैं अगर यहाँ पे, तो विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी गुरुओं के पास में ही शिक्षा का आदान प्रदान हुआ करता था, आश्रम में ही रहा करते थे। इनका भोजन पानी और नित्य क्रियाएं सब वहीं पे हुआ करती थी। अनुशासन जो इनका था, अनुशासन, सेवा और जो चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था कि इनके अनुशासन जो हों वो उत्तम हों, सेवा हो भाव हो इनके अंदर, सेवा भावना से ये पूर्ण हो, और चरित्र निर्माण पर विशेष बल होता था ताकि ये एक उत्तम छात्र बन सके, आगे चल के एक सर्वोत्तम नागरिक बन सकें। शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार होता था इन लोगों का। जैसे आज के समय हम लोग डिग्री मान सकते हैं, उसी प्रकार से कुछ रहा होगा जिसे हम समावर्तन संस्कार मानते हैं कि इनकी शिक्षा पूर्ण होने पे उसको किया जाता था। और फिर जो यहाँ पे गुरुकुल थे, गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास था। यानी जो भी माना जाता था कि यहाँ पे शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था विद्यार्थी को हर प्रकार से उत्तीर्ण कराना था, यानी सर्वांगीण विकास उनका करना था कि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इस समय में महिलाओं की भी भागीदारी हमको देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़ चढ़ के रही। यहाँ पे वैदिक काल में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था। मतलब इनको हर चीज़ों में शामिल होने का अधिकार देखने के लिए मिलता है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। सभी शिक्षा और वेद पाठों की चीज़ों में इनका योगदान रहा, उन्हें ये प्राप्त कर सकते थे, उसके लिए कोई हस्तक्षेप नहीं था। यहाँ पे महिलाएं जो रहीं वो सभा और समिति में भी भाग ले सकती थी। सभाओं में भी इनका स्थान देखा गया था और कई समितियाँ भी इनके द्वारा हुई। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी विद्वान हमको देखने के लिए यहाँ पे मिलती हैं। फिर उसके आगे अगर यहाँ देखते हैं तो जैसे विवाह योग्य आयु में इनका जो है विवाह किया जाता था। जब वो आयु
उस योग्य हुआ करती थी तो इनका स्वयंवर किया जाता था। आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो महिलाएं थीं, महिलाएं गृह कार्य के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी हमको शामिल देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक कार्यों में भी सहयोग किया करती थी। उनके जो संपत्ति थी, संपत्ति अधिकार सीमित रूप से मान्य थे, यानी संपत्तियों में इनके अधिकार कुछ सीमित थे। वहीं समाज में नारी को अर्धांगिनी और गृहलक्ष्मी के रूप में सम्मान दिया जाता था। यानी इस समय महिलाओं का जो स्थान रहा वो काफ़ी उच्च और उत्तम स्थान हमको देखने के लिए मिलता है। कितना श्रेष्ठता यहाँ पे थी। तो महिलाएं भी वैदिक काल के अंतर्गत काफ़ी आगे बढ़ी थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो स्टडी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम वैदिक काल से जुड़ी नई चीज़ों के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी।